शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आज 40वां है तो शहदाए करबला को मैं सलाम पेश करता हूँ, खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और ज़ाहिर है कि हम सबको इसका एहतराम है। आज का जो मेन मकसद था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और आप सबको यहाँ पे जितने सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ बैठे हैं आपको दावत देने का, उसका मकसद ये था कि वज़ीर आज़म साहब का जो कल का एक कामयाब दौरा था शहर कराची का, सूबे सिंध का, उसके ऊपर कुछ ब्रीफिंग आपको मैं देना चाहता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि शायद आपके इल्म में ना हो, सो वो बातें भी आपको बता दी जाएं कि क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा जा रहा है सूबे सिंध के लिए ख़ास तौर पे क्या प्लान्स हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर थी कल के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे की, उसमें ज़ाहिर है कि कराची का जो KCR का प्रोजेक्ट था उसके बारे में थी। और बड़े ज़माने से हम देख रहे थे पिछले 2-3 साल से कि ख़ास तौर पे बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं कुछ ना कुछ इस बारे में कहती रहती थी कि कब शुरू होगा, कब मामला मुकम्मल होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जो प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए थे वो सारे आप देख रहे हैं कि अब वो ज़मीन पर आ गए हैं और उसके इफ्तिताह होने भी शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो कराची शहर को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि कल वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने KCR को अनाउंस कर दिया है। KCR का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसको अनाउंस कर दिया है और बड़ी तेज़ी से काम अब शुरू हो जाएगा। कोई अंदाज़न 20.5 अरब रुपए जो हैं, जिस तरीके से कल वज़ीर आज़म साहब ने बताया और असद उमर साहब ने भी बताया, इसके ऊपर ख़र्च किए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी हमारी खुश नसीबी ये है कि 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इंपॉर्टेंट वज़ीर, जिसमें आज़म स्वाति साहब और उसके साथ साथ असद उमर साहब, जो कि दोनों ख़ास तौर पे इस KCR के पूरे सिलसिले को देख रहे होंगे। असद उमर साहब ने आपने देखा जिस तरह NCOC को लेके चले, एक कोविड के पूरे प्रोग्राम को कामयाबी से लेके चले, इसी तरीके से बीइंग कराचीआइट मैं समझता हूँ कि आप ये देखेंगे कि असद उमर साहब जिनके दिल के बहुत करीब है ये प्रोग्राम KCR का, इसको भी आप NCOC की तरह, कोविड के प्लान की तरह बड़ा कामयाब होते हुए देखेंगे। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब का जो दूसरा एक कल का पूरे प्रोग्राम का हिस्सा था वो जॉइनिंग्स का था। और आपने देखा कि कल सूबे सिंध की 2 बहुत बड़ी शख्सियत, जिसमें गौस अली शाह और ज़फ़र अली शाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने। और इस बात को देखते हुए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से और भी सूबे सिंध की बहुत सारी कदावर शख्सियत जो हैं वो आने वाले दिनों में ज्वाइन करने वाली हैं। और उसकी वजह क्या है? उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शंस के अंदर सूबे सिंध के अंदर अपनी हुकूमत बनाएगी। जिस तरीके से पंजाब है, KP है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये सब सूबे तरक्की कर रहे हैं, इसी तरीके से सूबे सिंध की भी अब आवाम चाहती है कि उसमें सूबा सिंध भी जो है वो तरक्की करे और आगे बढ़े। उसके साथ साथ एक जो बहुत अहम मीटिंग कल हुई है वो सिंध स्ट्रेटजी की मीटिंग हुई है। जो सबसे अहम मामला था कल का सूबे सिंध में आने का कि किस तरीके से सूबे सिंध की जो आवाम है उसको हमने ज़रदारी के अज़ाब से निजात दिलानी है, कैसे सूबे सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमने सिंध की आवाम को छुटकारा दिलाना है, किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबे सिंध में अपनी हुकूमत बनाएगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और जिसमें डिटेल्ड डिस्कशंस हुई हैं। और मैं सूबे सिंध की आवाम को ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ सूबा सिंध है कि सूबे सिंध के लोगों को किस तरीके से रिलीफ देना है। सूबे सिंध के अंदर आने वाले इलेक्शंस के अंदर हमने हुकूमत बनानी है, उसके ऊपर अहम मीटिंग्स हुई हैं। और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह मैंने आपसे बताया कि बहुत सारी ऐसी और बहुत बड़ी शख्सियत आप देखेंगे जो कि ज्वाइनिंग करेंगी। इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हुकूमत सिंध का हिस्सा हैं, उनमें से भी कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म की कामयाबी के जो सिलसिले हैं उसका हिस्सा बने। उसके बारे में भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। उसके साथ साथ जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि कराची शहर के लिए एक खुशखबरियों का सिलसिला चल रहा है। हर महीने आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई अच्छी खबर आ रही है शहर कराची के लिए। शहर कराची आगे बढ़ रहा है, शहर कराची की रौनकें वापस बहाल हुई हैं। और जिस तरह सबसे पहले आपने देखा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया शहर कराची के अंदर
ब्रिज बनाने का सिलसिला शुरू किया। आपने देखा कि नाज़िमाबाद में ब्रिज बने, शहर की बड़ी बड़ी सड़कों की तामीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू की। नेपियर रोड देखा आपने, मंगो पीर रोड का सिलसिला आप देख रहे हैं, निश्ता रोड आपने देखा किस तरीके से उसकी तरक्की चल रही है। शहर कराची के अंदर वज़ीर आज़म ने पार्क्स बनाए, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए। ये तमाम चीज़ें जो कि आपके MNAs और MPs कर रहे हैं। इसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हुआ है जो कि एक अपर लेवल के ऊपर हम चले गए हैं, और उसके अंदर जाहिर है कि ग्रीन लाइन का मंसूबा जो कि कुछ दिनों पहले ऐलान हुआ। और मैं आपको ये भी बताऊं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सबसे पहले शख्स होंगे नवंबर के महीने में जब ग्रीन लाइन लॉन्च होगी, तो वज़ीर आज़म इमरान खान सबसे पहले शख्स होंगे आप देखेंगे जो ग्रीन लाइन के अंदर ख़ुद सफ़र करेंगे। ये कराची के शहरियों के लिए तोहफ़ा होगा। आपने देखा है कि एक और सिलसिला शुरू हो गया है K4 का मंसूबा बड़ी तेज़ी से बन रहा है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को एक टीम ने K4 के बारे में पूरी डिटेल में बताया है कि पिछले अदवार के अंदर पिछली हुकूमत ने 25 अरब रुपए किस तरह इसके डिज़ाइन के ऊपर ज़ाया कर दिए। और क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं K4 के ऊपर, जो कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का, उसके ऊपर बड़ी डिटेल के अंदर कल वज़ीर आज़म साहब को वापडा की तरफ से बताया गया है कि इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कितने वक्त के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने ये भी अहकामात दिए हैं कि K4 वो चाहते हैं कि 2023 अगस्त के महीने तक ये मुकम्मल हो जाए। अब हमारे जो ख़दशात हैं वो ख़दशात ये हैं कि K4 की जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो कराची के शहर तक पानी पहुंचाना है, लेकिन हमें इस बात की फ़िक्र लगी है कि उस पानी को शहर में लोगों के घरों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी जो है वो सूबाई हुकूमत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उसके ऊपर उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं करा है। किसी किस्म का नेटवर्क बिछाने के लिए उन्होंने अभी तक टेंडर्स नहीं किए हैं, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं की गई है। सो कराची के शहरियों को हम ये बताना चाहते हैं कि 2023 अगस्त तक ये पानी कराची शहर तक पहुंच जाएगा। उसका जाल आगे बिछाना सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बिछा लें। उसके साथ साथ फ्रेट कॉरिडोर जो कि एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब जिस तरह मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि पहले छोटे जो कि मोहल्ले के बुनियाद के ऊपर, गलियों के बुनियाद के ऊपर और मेन रोड्स के बुनियाद के ऊपर, ये तो सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक अपर लेवल के सारे केसेस हैं कि जैसे कि ग्रीन लाइन हो गया, K4 हो गया, KCR हो गया। इसी तरीके से कल क्योंकि और ज़रूरी मामला थे उसके लिए मैं इस्लामाबाद में था। मेरी मुलाकात मुराद सईद साहब से हुई है जो कि हमारे जो हैं मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन के, और उनसे मैंने हैदराबाद सखर का जो आपका मोटरवे है उसके बारे में बात की है। उन्होंने बड़ा अपना एक दिलचस्पी उसमें दिखाते हुए बताया है कि कितना तेज़ी पे उस पर सारे प्लान्स बन गए हैं और बहुत ज़्यादा वो इसके ऊपर अपना ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट रखते हैं हैदराबाद सखर मोटरवे के ऊपर। लेकिन जो मुझे ज़्यादा गर्ज था, जिसके बारे में मैंने मिनिस्टर साहब से बात की, वो कराची हैदराबाद मोटरवे है, जिसके हालात हम देखते जा रहे हैं कि दिन ब दिन वो बुरे होते जा रहे हैं। पिछले अदवार में बनाया गया था और उसकी क्वालिटी हम समझते हैं इतनी बेहतर नहीं हुई है, जिसके ऊपर उन्होंने ये बताया है कि सिंध हुकूमत की तरफ से जो राइट ऑफ वे है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। अगर सिंध हुकूमत राइट ऑफ वे की इजाज़त कराची हैदराबाद मोटरवे की अगर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को दे देगी तो उसके ऊपर भी जो है वो अपना उसके अंदर जो फ्लॉज हैं उसको ठीक करेंगे। और जिस तरीके से हैदराबाद सखर का जो मोटरवे एक वर्ल्ड क्लास लेवल का बन रहा है, उसी तरीके से कराची हैदराबाद का मोटरवे जो है वो भी आप वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का देख सकेंगे। उसके साथ साथ जो एक बड़ा अहम मामला है जिसके लिए कल मैं ख़ुद 2 दिन से इस्लामाबाद में था, उसके बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि मैंने एक पिटिशन फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अप्रैल 2019 में आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़। और वो पिटिशन मेरी ये बताया जाए कि न्यूयॉर्क मैनहट्टन के अंदर जो एक अपार्टमेंट है जो कि आसिफ अली जरदारी ने छुपाया हुआ था अपने असासों में डिक्लेयर नहीं किया, उसको डिक्लेयर किया जाए और बताया जाए कि वो दौलत आपके पास कहाँ से आई, वो पैसा आपने उसको ख़रीदने के लिए वहाँ पे कैसे पहुँचाया और आपने अपने असासों को डिक्लेयर क्यों नहीं किया। सो उसके अंदर भी एक अच्छी पेशरफ्त चल रही है। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि इस केस को नैब ने भी टेकअप कर लिया है आज से तकरीबन 2 महीने पहले। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब नैब ने इस केस को टेकअप किया है और नोटिस दिया है आसिफ अली जरदारी को, तो आसिफ अली जरदारी ने न्यूयॉर्क मैनहट्टन के अपार्टमेंट वाले
मामलात के अंदर नैब के इस केस के अंदर जो उन्होंने प्री अरेस्ट बेल जो है वो ले ली है। अब जब आसिफ अली जरदारी प्री अरेस्ट बेल ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ज़रूर दाल के अंदर कुछ काला है, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और या तो पूरी दाल ही काली है। अगर इनके दिल में कोई चोर नहीं होता तो मेरे ख्याल से ये प्री अरेस्ट बेल नहीं लेते और आके वो साबित करते कि ये न्यूयॉर्क मैनहट्टन का जो अपार्टमेंट है वो इसका नहीं है। मैं सूबे सिंध की आवाम को बस ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस केस को हम फॉलो करेंगे। मुझे इस केस के लिए जहाँ भी जाना पड़ा हम ज़रूर जाएंगे उसके पीछे। नैब के अंदर हमें इसको फॉलो अप करना पड़ा तो वो भी करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर हमें इस आवाज़ उठानी पड़ी वो हम भी उठाएंगे, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन तक भी हम इसको लेके जाएंगे इस केस को। लेकिन मैंने छोड़ना नहीं है जरदारी साहब आपको। आप इस बात को याद रखें कि ये आवाम का पैसा है। आपके पास जितनी दौलत हो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम जानते हैं कि आप एक सिनेमा के मालिक के बेटे हैं, और हम आज ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि सिनेमा का जो मालिक है आज वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी कैसे बन गया, किस तरह आपके पास ये अरबों डॉलर की जायदाद आई, और कैसे आप जो हैं इतने बड़े बड़े महलों के मालिक बन गए, हम जानना चाहते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बहुत अहम मामला है जो कि मैं अपने तमाम सहाफ़ी दोस्तों से डिस्कस करना चाहूँगा, और आप लोगों के ज़रिए ये हाईलाइट भी हो जाती हैं। कराची शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि शायद ये पूरे पाकिस्तान में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि चलते फिरते लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, दिन दिहाड़े बैंकों को जो है वो लूटा जा रहा है, लोगों के घरों में रात के टाइम पे, शाम के टाइम में, दिन के टाइम में चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। अंदाज़न फ़िगर जो हमारे पास CPLC से आया है वो 4000 मोटरसाइकिल्स का रोज़ाना की बुनियाद, हर महीने की बुनियाद के ऊपर हमारे पास आया है। 4000 मोटरसाइकिल्स चोरी हो जाने का मकसद ये है कि पिछले 8 महीने के अंदर 32,000 मोटरसाइकिलें जो हैं वो कराची शहर में चोरी हो गई हैं। अंदाज़न 3000 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो शहर कराची के अंदर अकॉर्डिंग टू CPLC 3000 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो छीने जा रहे हैं। 3000 मोबाइल फ़ोन्स का मतलब ये हो गया कि पिछले 8 महीने के अंदर 24,000 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो सिर्फ इस साल के अंदर जो हैं वो लोगों से छीन लिए गए हैं। उसके साथ जो 4 व्हीलर्स हैं, गाड़ियाँ, वो भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं, जो कि माहाना 500 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं कि चोरी हो रही हैं लोगों की शहर कराची के अंदर, विच मीन्स के 4000 गाड़ियाँ आपकी जो हैं वो सिर्फ इन 8 महीनों के अंदर 4 व्हीलर्स भी चोरी हो गए हैं। मेरा ये सवाल है कि सूबे सिंध के अंदर हुकूमत नाम की चीज़ है कहाँ पे? इस सूबे के जो वज़ीर आला हैं वो इस सूबे के होम मिनिस्टर भी हैं। ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ उनके ऊपर आती हैं। कल हमने एक वाक़या देखा जिसको देख के बड़ा अफसोस हुआ, वो कैमरे की आँख ने भी उसको पकड़ लिया कि एक मोटरसाइकिल पे एक राइडर है जो कि मोबाइल फ़ोन जब अपना नहीं देता है तो उसको रोड पे उसके सर के ऊपर जो से गोली मार दी जाती है। दूसरा केस हमने कल कराची शहर में देखा कि एक रिक्शे वाले को जो है वो गोली मार दी जाती है मोबाइल फ़ोन ना देने के ऊपर। ऐसे बेशुमार केसेस हैं। मुझे इस बात की हैरत है कि सूबे सिंध की जो ये नालायक हुकूमत है वो इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रही है। यहाँ पे जितने भी DIGs तैनात हैं, यहाँ के जो AIG हैं, जो सूबे सिंध के IG हैं, वो कौन सी ख्वाबों की दुनिया के अंदर रह रहे हैं। अगर आप ड्रग्स के ऊपर आ जाएँ तो इस वक्त कराची शहर के अंदर जिस तादाद के अंदर ड्रग्स अवेलेबल है, जिस तादाद के अंदर हमारी नौजवानों को ड्रग्स के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसमें हेरोइन है, जिसमें चर्स है, जिसमें क्रिस्टल है, जिसमें आइस है, और बहुत सारी ऐसी अलग अलग दवाइयाँ हैं जो कि आजकल बच्चों को ये कह के दूसरे बच्चे शेयर कर लेते हैं कि इस गोली को खाओगे तो पढ़ाई कर सकोगे, रात को देर तक जाग सकोगे, और मालूम चलता है कि वो जो एंटी डिप्रेशन टाइप की गोलियां जो हैं वो हमारे जो बच्चे हैं कराची के वो खा के नशे के अंदर उसमें मुब्तला हो जाते हैं। बिलावल जरदारी साहब, आपको वैसे तो बड़े मसाइलों की फ़िक्र है, आप अफ़गानिस्तान पे भी बात करना और शहर के बाकी सूबे के मसाइल पे भी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये ज़िम्मेदारियाँ आपके नहीं आती हैं? जो शहर के अंदर एक बदअमनी का सिलसिला बना हुआ है, आपकी पुलिस जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पिछले दिनों आई है। लातादाद आपके DSPs, आपके SPs जो हैं वो ड्रग डीलर्स के साथ, आपके SHOs जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। उसके ख़िलाफ़ अभी तक आपने क्या एक्शन लिया? अभी तक आपने उसके ऊपर क्या काम किया? लिहाजा हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा मामला है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि इसके ऊपर हम एक अवेयरनेस ड्राइव स्टार्ट करेंगे, जिसमें शहर भर के माँ बाप को, वालिदैन को हम इस बात की अवेयरनेस देंगे कि उन्होंने अपने बच्चों को ड्रग्स से किस तरह बचाना है। और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने ये भी फ़ैसला किया है कि हम सड़कों के ऊपर आके सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे, ताकि उनको जगाएं, जो वो सो रहे हैं उन नींद से उनको जगाएं। उसके साथ साथ एक और आखिरी में एक बहुत अहम मामला है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले, 10 साल पहले हमने देखा कि शहर के अंदर चाइना कटिंग की जाती थी, शहर के अंदर प्लॉट्स के ऊपर जो है वो कब्ज़े किए जाते थे। आजकल हम देख रहे हैं कि वो सिलसिला वापस शुरू हो गया है। पहले तो तमाम मामला जो है वो हम देखते थे कि एक सियासी साए तले जो है, एक जमात के तले जो है वो चीज़ें सारी होती थी। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये चाइना कटिंग और ये कब्ज़े जो हैं, इसको हुकूमत सिंध की सरपरस्ती हासिल है। बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं जो कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए शिकायत लगा रहे हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की शिकायत हो रही है कि उनके ख़रीदे हुए प्लॉट्स जो हैं, उनकी ख़रीदी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अब अलग अलग लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई हैं। सिंध बिल्डिंग तरीके से इस सूबे को बर्बाद किया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जिस तरीके से इस शहर में नाजायज़ तामीरात की इजाज़त दी है, पैसा लेके, माल लेके जिस तरह लूट मार मचाई है, अगर इसको इस वक्त रोका नहीं गया तो मैं आपको बता दूं कि हमारा शहर उस तरफ निकल जाएगा जिसको हम बचा भी नहीं सकेंगे। इनका बस चले तो ये तो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के ऊपर भी कब्ज़ा कर लें, इनका बस चले तो ये तो PTV भी कब्ज़ा कर लें। तो मैं तो अपने वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कल जो अल्फाज इस्तेमाल किए, और उन्होंने कहा कि कराची शहर की तरक्की के लिए हमें सिंध हुकूमत की ज़रूरत है, सूबे सिंध के आवाम के मसाइल हल करने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है। जिस तरीके से उन्होंने बंडल आइलैंड के बारे में बात की और ये एहसास दिलाया वज़ीर आला को कि सियासी इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ सूबे सिंध की आवाम भी तो है ना। अब ये जो आइलैंड है जब ये बनेगा तो इसका फ़ायदा किसको है? इसका फ़ायदा हमारे सिंध के लोगों का है। इसका फ़ायदा, इसकी कमाई सारी सिंध के पास आएगी, सिंध के लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा तजुर्बा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, ये ज़िंदगी में सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, इनको आवाम से कोई गर्ज़ नहीं है। हम अपनी कोशिशें करते रहेंगे सूबे सिंध की लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। जो जो इक़दाम उठाने हैं हम उसको ज़रूर उठाएंगे, आवाम की खिदमत करते रहेंगे। हम अपने वज़ीर आज़म वंस अगेन इमरान ख़ान के बड़े मशकूर हैं कि वो कराची शहर के लिए और बल्कि सूबे भर में जितने भी सिंध में शहर हैं उनके लिए बिलखसूस इन इलाकों के लिए फ़िक्रमंद हैं, और तरक्की के लिए जो जो उनके प्लान्स हैं, जो जो पैकेज वो लेकर आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो सखर के अंदर, सखर हैदराबाद का जो ख़ास तौर पे जो मोटरवे बन रहा है, इससे मैं आपको बताऊं बहुत फ़ायदा होगा। जितने भी सिंध के अंदर रहने वाले लोग हैं, सखर हो गया, लड़काना हो गया, नवाबशाह हो गया, इस एतराफ़ के अंदर जितने लोग रहते हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके लिए एक तो ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी। ये जो घर में अलग अलग ख़वातीन वहाँ पे आइटम्स बनाती हैं, वो दूसरे शहरों में ले जा सकेंगे, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो सकेंगी। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बस चले तो इन्होंने मेरे ख़्याल से सिंध के लोगों को उस तबाही तक ले जाना है कि जहाँ से मेरे ख़्याल से वापसी को कोई रास्ता ना हो। वज़ीर आज़म साहब ने बहुत ज़्यादा अपनी दिलचस्पी दिखाई है सूबे सिंध के मामलात में, और ख़ास तौर पे इस बात के ऊपर कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर 2023 के अंदर हमने सूबे सिंध के अंदर अपनी हुकूमत बनानी है। और जिस तरह मैंने आपसे बताया कि आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अज़ाब ज़रदारी में कहूँगा, अज़ाब ज़रदारी से छुटकारा हासिल करने के लिए हमने अपने हुकूमत लाजमी बनानी है। देखिए मैं आपसे बताऊं कि ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हमें पाकिस्तान में वज़ीर आज़म आपको इमरान ख़ान जैसे शख्स मिले हैं कि दुनिया के अंदर जब कोविड आया
तो पूरी दुनिया के अंदर आपने देखा कि महंगाई हुई, लेकिन आपको यहाँ पे एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गरीबों की जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने मदद करी, पूरी दुनिया के अंदर लोगों को, बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जहाँ पे वैक्सीनेशंस की प्रॉब्लम हुई, आपके वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान भर में करोड़ों लाखों लोगों को जो है कोविड की वैक्सीन फराम की। आप देखें ना कि सूबे सिंध के अंदर तो इन्हें खाली टीके दिए थे लगाने के लिए कोविड के, इन्होंने तो आवाम को दूसरे टीके लगाना शुरू कर दिया है। सो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोविड के दौरान इमरान खान वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से पाकिस्तान का पहिया चला के रखा। अब हम देखें कोविड से तकरीबन बाहर निकल चुके हैं। आप इस बात के ऊपर यकीन कर लें कि आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर पाकिस्तान एक दूसरे लेवल पे जाने लगा है। पाकिस्तान में दुनिया भर के अंदर महंगाई हुई है, लेकिन आप ये देखें कि पिछले दिनों आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरीके से अनाउंस किया है कि हम जो ऐसी ज़रूरी अशियात हैं उसमें हम सब्सिडी देंगे, जैसे कि आटा हो गया, तेल हो गया, जिसमें एक गरीब आदमी उसकी ज़िंदगी अफेक्ट करती, चीनी हो गई। तो ये पहले कभी किसी ने इस तरह सोचा नहीं। आप अंदाज़ा लगाएं कि नवाज शरीफ के दौर में या आसिफ अली जरदारी के दौर के अंदर कोविड आ जाता तो आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा था? आप अंदाज़ा लगाएं, ये तो पूरे मुल्क को बंद कर देते, आपका पाकिस्तान बंद हो जाता। पूरी दुनिया में इसकी शायद कोई आज पहचान नहीं होती। सो जो प्लान्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, मैं समझ रहा हूँ कि इस बात पे आप यकीन कर लें कि ये मौजूदा हालात जो मुश्किलात में हम गुजर रहे हैं, इससे भी हम निकल जाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा है कि एक फ़ॉरेन पॉलिसी वज़ीर आज़म इमरान खान की है, किस तरह अफ़गानिस्तान के तमाम मामलात को डील किया गया, किस तरह कश्मीर के मामलात को डील किया गया, किस तरह यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है पूरे मुल्क भर के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर आपने देखा कि उसकी बड़ी पजीराई वज़ीर आज़म इमरान खान की हुई। तो ऐसे हमने कहाँ दिन देखे हैं पाकिस्तान के अंदर? ये तो अच्छे दिन हमारे आ गए हैं और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और उस पर यकीन करें कि बेहतरी ज़रूर आएगी। अच्छा देखें, ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त KCR का जो पूरा प्लान है वो तो ब्रिज बनने का है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का है। तो इन नालायकों से पूछें कि KCR किसके ऊपर चलेगी? उतने ट्रैक पे चलेगी ना। तो सबसे पहले जो टेंडर्स आएंगे उसके ट्रैक क्या आएंगे, उसके ब्रिज क्या आएंगे? इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं है ना काम। आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 साल में 13 बसेस दी हैं पूरे सूबे सिंध के अंदर? एक बस इन्होंने दी है। इनको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, आके हमारे हाथ पैर दबाएं कि भाई साहब जितने काम थे जो कि हुकूमत सिंध कहते हैं, आज वो सारे काम वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं। कि आज शहर के अंदर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड जो है वो आपको वज़ीर आज़म इमरान खान दे रहे हैं। अगर बारिशों से अल्लाह की रहमत आती है, जहमत में तब्दील हो जाती है, शहर डूब जाता है, तो शहर के 3 बड़े नाले आपके वज़ीर आज़म ने साफ़ कराए। आज जो बड़ी बड़ी सड़कें थी जो कि सूबाई हुकूमत ने बनानी थी, वो आपके वज़ीर आज़म इमरान खान बना रहे हैं। आज आप देखें कि आपका KCR बन रहा है, आपकी ग्रीन लाइन पे काम चल रहा है, आपके फ्रेट कॉरिडोर पे काम चल रहा है, ये केफ और पानी के मामलात हो रहे हैं। क्या ये वज़ीर आज़म इमरान खान के काम है? वज़ीर आज़म इमरान खान इनको 18वीं तरमीम के तहत अरबों रुपए सालाना देते हैं। लेकिन ये नालायकों का जो टोला है, जिसके नालायके आला इस सूबे के वज़ीर आला, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इनसे? आप चाहते हैं हम ये काम ना करें? तो मेरी आप तमाम सीनियर सहाफ़ियों से गुजारिश है कि आप अंदाज़ा लगा लें, आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर इमरान खान ने पिछले इन 3 सालों के अंदर सूबे सिंध के लिए सारी स्कीम्स अगर नहीं लाए होते तो आज सूबे सिंध का हाल क्या होता? अगर 9 अरब 90 करोड़ रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs अगर ख़र्च करके इन अंदरूनी गलियों मोहल्लों के अंदर काम नहीं कराते तो आज शहर कराची जो है वो कहाँ खड़े होते? कोई 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मैं मिनिस्टर्स को चैलेंज करता हूँ, 2 बड़े प्रोजेक्ट्स बता दें जो उन्होंने कराची शहर के लिए किए। हमने तो 3 साल की परफॉर्मेंस अपनी वज़ीर आज़म ने बैठकर सुनाई आपको पूरी ना। वज़ीर आला भी बैठ जाए मुराद अली शाह और अपनी 13 साल की परफॉर्मेंस बता दें कि आसिफ अली जरदारी ने 13 साल के अंदर सूबे सिंध के लिए क्या क्या काम किए। ये मेरा चैलेंज है इस पूरी सियासी जमात को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। शुक्रिया।